न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। राहुल गांधी का नया सरकारी बंगला, जन्मदिन पर शिफ्ट हुए नए आवास। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले टूटे गए एनडीए गठबंधन को लेकर शरद पवार के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस। कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। तो खबरें विस्तार से। राहुल गांधी का नया सरकारी बंगला, जन्मदिन पर शिफ्ट हुए नए आवास। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अब अपने नए सरकारी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। खास बात यह रही कि यह काम इन्होंने अपने जन्मदिन 19 जून को किया है। राहुल गांधी का यह बंगला राजनीति के क्षेत्र में कितना लकी साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब राहुल गांधी का नया पता बंगला नंबर 5 सुनहरी बाग रोड है, जिसे उन्होंने अपने आधिकारिक निवास के रूप में स्वीकार कर लिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता बनाए जाने के बाद राहुल गांधी को केंद्र सरकार की तरफ से कैबिनेट मंत्री स्तर का टाइप 8 सरकारी बंगला आवंटित किया गया है। यह बंगला पहले कर्नाटक से बीजेपी के नेता और पूर्व सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी के पास था, जिन्होंने इसे 2021 से 2024 तक इस्तेमाल किया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले टूटेगा एनडीए गठबंधन को लेकर शरद पवार के बयान ने बढ़ाया सस्पेंस। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव 2 प्रमुख गठबंधनों महायुति और महाविकास आघाड़ी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन निकाय चुनाव में दोनों गठबंधनों को लेकर अभी सस्पेंस बरकरार है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को कहा है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल दल महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनाव एक साथ लड़ने पर विचार करेंगे। पवार ने बारामती में संवाददाताओं से कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य में नगर निगम चुनाव कराए जाए, इसीलिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांकेर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। जिले के छोटे बेठिया थाना क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई। कांकेर की पुलिस अधीक्षक इंदिरा कल्याण एलेसेला ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए बताया है कि छोटे बेठिया पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन में जिला रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त टीमें भी शामिल थी। हमने एक महिला नक्सली का शव भी बरामद किया है। उन्होंने आगे बताया है कि मुठभेड़ स्थल से हथियार भी बरामद किए गए हैं और इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी। छोटे बेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह नक्सल और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें डीआरजी और बीएसएफ की संयुक्त पार्टी शामिल थी और सर्च के दौरान एक महिला नक्सली का शव बरामद हुआ है। इसके साथ ही कुछ अन्य हथियार और कुछ और सामग्री भी बरामद हुआ है। टीम अभी वापस आ रही है, जैसे वापस आएगा आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सर, और कितने नक्सली मारे जाने की खबर हो सकती है इसमें? अभी तो फिलहाल एक ही शव रिकवर हुआ है और सर्च पूरा होने के बाद कंफर्म बता पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर का निशाना। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। जनसुराज के संस्थापक और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोलते हुए इस दौरे की चुनावी राजनीति से प्रेरित बताया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि प्रधानमंत्री पहली बार बिहार नहीं आ रहे हैं। वे बिहार के कल्याण और विकास के लिए नहीं, बल्कि भाजपा और एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। उन्होंने मढ़ौरा में रेल इंजन कारखाने के उद्घाटन को लेकर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि मढ़ौरा में पहले से ही रेल इंजन कारखाना है, यह कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री को वहां की बंद पड़ी चीनी मिल पर बात करनी चाहिए। आप कैसे देखते हैं? नहीं भाई, पीएम मोदी आ रहे हैं और इस पर तो हम लोग टीका टिप्पणी चल ही रही है। ये कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं, पहले भी हम लोग। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंधु नदी के पानी पर उमर अब्दुल्ला का सख्त रुख। सिंधु जल प्रणाली से जुड़े एक अहम प्रस्ताव पर जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राज्य के हिस्से के पानी को दूसरे राज्यों को भेजने का विरोध करते हुए कहा है कि जब खुद जम्मू सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहा है, तब वो पानी बाहर भेजने की अनुमति नहीं देंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, मैं इसकी कभी अनुमति नहीं दूंगा। पहले हम अपने पानी का इस्तेमाल अपने लिए करें। जम्मू में सूखे जैसी स्थिति है, मैं पंजाब को पानी क्यों भेजूं?
यह बयान 113 किलोमीटर लंबी उस प्रस्तावित नहर को लेकर आया है जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में सिंधु प्रणाली की 3 पश्चिमी नदियों से अधिशेष जल को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की ओर मोड़ने की योजना है। वही उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब महबूबा मुफ्ती को फोटो की जरूरत थी तो उन्होंने अपने पार्टी के सदस्यों को आरक्षण के बारे में बात करने से भी सख्ती से मना कर दिया है। जब वे अनंतनाग से चुनाव लड़ रही थी और राजौरी और पुंछ से फोटो की जरूरत थी तब उन्होंने आरक्षण के बारे में बात क्यों नहीं? पीडीपी और सज्जाद लोग कह रहे हैं कि ये टैक्टिक है टू वेस्ट आए जो आप पीडीपी फर्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स यूपी टेस्टेड। वो पीडीपी वाले तो एक सेकंड, आप पीडीपी वाले किस मुंह से ये बात करते हैं? जब महबूबा मुफ्ती को वोट चाहिए थे उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों पर सख्त पाबंदी लगाई थी कि वो रिजर्वेशन के मामले में बात भी नहीं कर सकते हैं। मैं वो ट्वीट के रिकॉर्ड निकालूं जो उस वक्त पीडीपी ने और महबूबा मुफ्ती ने अपने हैंडल से डाले थे कि नोबडी इन द पार्टी इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन रिजर्वेशन, क्योंकि उस वक्त महबूबा मुफ्ती साहिबा अनंतनाग से इलेक्शन लड़ रही थी, उनको राजौरी पुंछ से वोट चाहिए थे और इसलिए वो रिजर्वेशन के मामले पर खामोश रहीं। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन पर बात क्यों नहीं की? उस वक्त वोट हासिल करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने रिजर्वेशन के मामले पर न सिर्फ खामोशी अदा की बल्कि सौदा किया। आज उनको अचानक रिजर्वेशन के मामले पर लोगों के साथ हमदर्दी नजर आ रही है। ये हमदर्दी तब दिखनी चाहिए थी जब वो इलेक्शन लड़ रही थी। तो पीडीपी और इन बाकियों को कोई सजाद लोन साहब के बारे में हम क्या कहें? 5 साल तो हुकूमत के करीब रहे जब ये सारा कुछ हुआ। हम लोग तो बाहर थे, हम लोगों को सरकारी मकानों से निकाला गया, हमारी सिक्योरिटियां कम की गई। वो तो सरकारी मकान में बैठा हुआ था, हुकूमत के करीब था। उस वक्त उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ बात क्यों नहीं की? देखिए ना, अगर मुझे वक्त जाया करना होता मैं 6 महीने और देता सब कमेटी को, आप क्या करते? क्या आपके पास कोई तरीका था मुझे मजबूर करने पे कि मैं ये रिपोर्ट जो है 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करूं? कितनी कमेटियां हैं इस मुल्क में जिन्होंने वक्त के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट तैयार की? आमतौर पे कमेटी बनती है 6 महीने करते करते सालों साल निकल जाते हैं। ये शायद पहली मर्तबा ऐसी बात की होगी कि कमेटी को 6 महीने दी गई और 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। लेकिन रिपोर्ट को उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट को एग्जामिन करना ही पड़ता है। आप इस प्रोसेस को हाईजैक नहीं कर सकते हो। इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट रिक्वायर्स लीगल एग्जामिनेशन। कैबिनेट ने इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके लॉ डिपार्टमेंट को भेजा हुआ एग्जामिनेशन के लिए, अपने कमेंट्स के लिए। द रिपोर्ट हैज कम, we have taken the report, it has been sent to the law department now for comments. लॉ डिपार्टमेंट्स के कमेंट्स आके कैबिनेट इस पर बहस करेगी और अगला कदम वहां से लिया जाएगा। वो ना आप छोड़ दीजिए। 8 महीने हो गए अब आपको कुर्सी संभाले हुए हैं, कितना आप अभी तक लोगों के एक्सेप्ट? मैं 8 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, 3 साल नहीं गिनता हूं। अब लोगों ने हमें 5 साल दिए, ये सवाल आप हमें 5 साल के बाद करिए। 13 किलोमीटर का कैनाल बनाया जाएगा जिसमें चिनाब के पानी को डाइवर्ट किया जाएगा पंजाब को। कोई नहीं लेगा ना, मैं तो कम से कम इस बात की इजाजत फिलहाल नहीं दूंगा। पहले हमें अपना पानी अपने लिए इस्तेमाल करने दीजिए, फिर हम बाकियों की बात करेंगे। यहाँ जम्मू में सूखा पड़ा हुआ ना, यहाँ जम्मू में नलकों में पानी नहीं है, मैं पंजाब पानी क्यों भेजूं? पंजाब के पास पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत 3 दरियाएं थीं, उस वक्त पंजाब ने हमें पानी दिया। हम तरस रहे थे जब वो क्या कहते हैं उसको, वो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और वो दूसरा है क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, या शाहपुरकंडी बैराज पे कितने साल उन्होंने हमें रुलाया। लड़ के शाहपुरकंडी का जो है थोड़ा सा उस पर कार्रवाई हुई। फिलहाल ये पानी हमारे लिए है, हम ये पानी खुद इस्तेमाल करेंगे, फिर बाकियों के बारे में सोचेंगे। है दो चीजों पे हम फिलहाल काम कर रहे हैं। एक तुलबुल नेविगेशन का जो बैराज है उस पर दोबारा काम शुरू होना चाहिए और अखनूर से पानी पंप करके जम्मू शहर तक पहुंचाने की बात होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाटलिपुत्र गोरखपुर के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू। पटना भारतीय रेलवे ने एक और बड़ी उपलब्धि की और कदम बढ़ाते हुए आज पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस रूट पर यह पहली वंदे भारत ट्रेन है।
जिसे क्षेत्र के लोग लंबे समय से मांग रहे थे। रेलवे बोर्ड में सूचना एवं प्रचार के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने इस अवसर पर वंदे भारत को भारतीय रेलवे के बदलाव का प्रतीक बताते हुए कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो रैपिड रेल और अमृत भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की आधुनिक परिवहन व्यवस्था की त्रिमूर्ति है। इस त्रिमूर्ति को मजबूत करने के लिए आज नई वंदे भारत की शुरुआत की गई और अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वह भारतीय रेल की आधुनिक परिवहन व्यवस्था की त्रिवेणी है और इसी त्रिवेणी को और मजबूत बनाने के लिए एक और नए वंदे भारत की शुरुआत आज हो रही है। इस ट्रेन का परिचालन पाटलिपुत्र और गोरखपुर स्टेशनों के बीच में किया जाएगा और करीब 7 घंटे में ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी को कवर किया जाएगा। यह ट्रेन कुछ ऐसे इलाकों से होकर गुजरेगा जहां पर अभी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन नहीं होता है। तो रास्ते में यह गाड़ी पाटलिपुत्र से खुलने के बाद हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी जो कि काफी ऐतिहासिक स्थल है, सुगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा और कप्तानगंज के रास्ते गोरखपुर तक पहुंचेगी। तो इस पूरे एरिया की एक तरह से यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है और काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत दिनों से किसी क्षेत्र से एक डिमांड जा रही थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए और लोगों की डिमांड के आलोक में ही इसका परिचालन चालू हुआ है। आप जानते हैं वंदे भारत देश का नया क्रश है, बहुत लोकप्रिय है, युवाओं के बीच में खास करके ज्यादा लोकप्रिय है और जहां कहीं भी वंदे भारत एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया है लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है, वह लोगों की पहली पसंद बन गया है। इससे पहले हम लोगों ने कश्मीर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की जिसका परिचालन अभी हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच में कर रहे हैं और वह वंदे भारत एक्सप्रेस इतनी पॉपुलर है कि अगले 1 महीने तक उसकी सारी सीटें जो है वह फुल जा रही है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस किसी एरिया में इंट्रोड्यूस हो रही है इसकी लोकप्रियता जो है सडनली जो है आसमान छू रही है। और आप जानते हैं कि मॉडर्न ट्रेवल के लिए, कंफर्टेबल ट्रेवल के लिए और कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह गाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का जो अपना अभियान है उसके तहत बनाया गया है और इसके बनने से यह साबित हुआ है कि भारत में विश्व स्तरीय निर्माण कार्य हो सकता है। भारतीय रेल अभी कायाकल्प के दौर से गुजर रही है और कई महत्वपूर्ण निर्माण है, न सिर्फ कोचिंग सेक्टर में बल्कि लोकोमोटिव के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में और फिर इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन हमारा है, रेलवे लाइन का निर्माण हो या नए नए पुलों का निर्माण हो, कनेक्टिविटी को एक नई ताकत देने की कोशिश भारतीय रेल द्वारा की जा रही है और पिछले 10-11 सालों में एक आमूलचूल बदलाव आया है जिसमें कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है, अपना नमो भारत रैपिड रेल भी शामिल है। तो निश्चित रूप से आज जब इस वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ हो रहा है तो पूरे देश के लिए और खास करके इस क्षेत्र के लोगों के लिए जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है, जो चंपारण का एरिया है, चंपारण बापू की कर्म भूमि रही है, तो ये ट्रेन जो है बापू की कर्म भूमि से होकर के गुजरेगी। तो निश्चित रूप से आज एक ऐतिहासिक दिन है जबकि एक नए वंदे भारत की शुरुआत जो है पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच हो रही है। पर्यटन के लिहाज से यह पूरा एरिया जो है काफी महत्वपूर्ण है। इस एरिया में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कक्षा घोटाले की जांच, फर्जी भाजपा हर मोर्चे पर विफल। दिल्ली विधानसभा में कथित कक्षा निर्माण घोटाले को लेकर सियासी गर्मी और तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में कथित कक्षा निर्माण घोटाले को लेकर सियासी गर्मी और तेज हो गई है। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष आतिशी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए आतिशी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को फर्जी कक्षा घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। यह भाजपा द्वारा दर्ज किए गए फर्जी मामलों की श्रृंखला में एक और मामला है। उन्होंने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों में भाजपा सरकार और उसकी एजेंसियों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ 200 से अधिक मामले दर्ज किए, लेकिन अब तक किसी भी नेता से भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी बरामद नहीं किया गया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया जी को एक फर्जी क्लासरूम घोटाले के नाम पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ये फर्जी झूठा आरोप जो क्लासरूम घोटाले का लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी के झूठे केसेस की सीरीज में मात्र एक नया एपिसोड है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, उनकी अलग अलग एजेंसीज ने, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो,
उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे केस, फर्जी केस, गलत केस लगाए। पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी के नेताओं पे 200 से ज्यादा केस भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों ने लगाए हैं, लेकिन 10 साल में ईडी, सीबीआई, दिल्ली पुलिस, एसीबी सबकी जांच, सबकी रेड, सारी फाइलें देखने के बाद भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता से 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का पैसा आज तक नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिसके घर सीबीआई की रेड ना हुई हो, ईडी की रेड ना हुई हो, जिनके लॉकर ना जांच किए हो, जिनके बैंक के खातों को ना खंगाला हो, जिनके गांव, जिनके पैतृक गांव, ऑफिस हर जगह चले गए, लेकिन भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के एक भी नेता के पास नहीं मिला। और ना ही किसी भी फर्जी केस में चवन्नी भर का भी कोई भी एविडेंस कोर्ट में बीजेपी की एजेंसीज प्रस्तुत कर पाई हैं। याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को बेल देते समय केंद्र सरकार की एजेंसीज को कितना फटकारा था। कहा था कि ये तोते में बंद, पिंजरे में बंद तोते की तरह है, लाइक अ केज्ड पैरेट। और उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसीज को कहा था कि आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको स्वतंत्र जांच करनी पड़ेगी, आपको राजनीतिक भेदभाव के आधार पर काम नहीं करना है। और आज फिर से वही कहानी शुरू हो गई है। क्या है कारण इस क्लासरूम घोटाले की जांच का? कारण सिर्फ एक है, 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी की एक 4 इंजन की सरकार हर सब्जेक्ट में फेल है। भारतीय जनता पार्टी से सरकार चल नहीं रही। बिजली हो, पानी हो, प्राइवेट स्कूल की बढ़ती हुई फीस हो, शहर में बढ़ता हुआ क्राइम हो, वाटर लॉगिंग हो, आप किसी भी फ्रंट पर जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन में एक मंच पर दिखेंगे भारत पाकिस्तान एससीओ की बैठक में शामिल हो सकते हैं राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले हफ्ते चीन का दौरा कर सकते हैं। रक्षा मंत्री शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा बनने के लिए चीन जाएंगे। इस बैठक के दौरान राजनाथ सिंह अपने चीनी काउंटर पार्ट एडमिरल डोंग जुन के साथ द्विपक्षीय बातचीत होने की भी संभावना है। जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इस एससीओ बैठक में शामिल होने वाले हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन व्यापार, यात्रा और संवाद की बहाली के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन व्यापार, यात्रा और संवाद की बहाली के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी आरएसएस नहीं चाहती कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अंग्रेजी बांध नहीं पुल है, अंग्रेजी शर्म नहीं शक्ति है, अंग्रेजी जंजीर नहीं जंजीरें तोड़ने का औजार है। बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि भारत का गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आप सवाल पूछे, आगे बढ़े, बराबरी करें। आज की दुनिया में अंग्रेजी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी मातृभाषा, क्योंकि यही रोजगार दिलाएगी, आत्मविश्वास बढ़ाएगी और भारत की हर भाषा में आत्मा है, संस्कृति है, ज्ञान है। हमें उन्हें संजोना है और साथ ही हर बच्चे को अंग्रेजी सिखानी। यही रास्ता है एक ऐसे भारत का जो दुनिया से मुकाबला करे, जो हर बच्चे को बराबरी का मौका दे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया। बिहार में अपराधियों पर नकेल की शुरुआत कर दी गई है। एडीजी नैयर हसनैन खान ने कहा है कि नक्सली अपराधी, माफिया समेत अन्य सभी कुख्यात अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें पीएमएलए के तहत कार्रवाई करने के लिए 52 अपराधियों की संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव ईडी को भेजा गया। कईयों पर कार्रवाई भी शुरू हो गई।
राज्य सरकार की ओर से यह सूबे में व्यापक स्तर पर कवायद मानी जा रही है। अवैध तरीके से आकृत संपत्ति जमा करने वाले अपराधियों का पूरा विवरण प्रवर्तन निदेशालय को भेजा गया है ताकि इन पर PMLA ऑफ मनी के तहत सख्त कार्रवाई की जा सके। इसमें परमादी, मिलर, बालू माफिया, शराब तस्कर, साइबर अपराधी, जमीन माफिया, ठगी समेत अन्य श्रेणी के अपराधी भी शामिल हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार गौशाला सम्मेलन। मध्य प्रदेश में गौ सेवा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 20 जून को एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित प्रदेश स्तरीय गौशाला सम्मेलन में वे प्रदेश भर के गौ पालकों और गौशाला संचालकों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान करीब 90 करोड़ रुपए की राशि गौशालाओं को अंतरित की जाएगी। यह सम्मेलन दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, जिसमें पशुपालन एवं डेयरी विकास राज्य मंत्री लखन पटेल भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन में प्रदेश के सभी जिलों से शासकीय एवं अशासकीय गौशाला संचालकों और प्रतिनिधियों की भागीदारी भी रहेगी। अगली खबर, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य बोले सीएम योगी। यूपी के आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के बदलाव की तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है और तेजी से काम कर रही है। सीएम योगी ने कहा है कि एक समय था जब यूपी को बीमारू राज्यों में गिना जाता था, लेकिन अब इसे एक्सप्रेसवे राज्य के तौर पर नई पहचान मिल चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के बदलाव को भी रेखांकित किया है और कहा है कि 8 साल पहले लोग इस शहर का नाम लेने से भी कतराते थे, लेकिन अब यह विकास की मुख्य धारा से जुड़ चुका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत थे आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक एक नहीं 2-2 मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दे, और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ अब पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। अब यह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है। और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए, और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी, और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। यही तो खुशहाली का राज है, और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 2018 में, जुलाई 18 में प्रधानमंत्री जी ने किया था, और उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में जलभराव पर मंत्री प्रवेश वर्मा का हमला। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी और मंत्री आतिशी पर पलटवार करते हुए कहा है कि हाल ही में हुई बारिश के बावजूद मिंटो ब्रिज में जलभराव नहीं हुआ, जो इस बार की तैयारी का सबूत है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि सरकार अल्पकालिक लक्ष्यों पर काम कर रही है, जो 1 महीने के भीतर पूरे हो सकते हैं और मिंटो ब्रिज इसी का उदाहरण है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि आतिशी ने बारिश के बाद कई तस्वीर दिखाई, लेकिन मिंटो ब्रिज की एक भी तस्वीरें नहीं थी। प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया है कि आप सरकार पिछले 10 सालों में मुंडका जैसी जगहों पर नालियों का निर्माण नहीं कर सकी और अब वहां की तस्वीर दिखाकर जलभराव का दोष दूसरों पर मढ़ रही है सर, मौसम विभाग के अनुसार अब 2 से 3 दिन में मौसम दिल्ली में हिट हो जाएगा। क्या तैयारियां हैं मॉनसून को लेकर? डिसल्टिंग या उसका कोई अपडेट अगर? देखिए, अभी पीछे बारिश हुई थी तो उसमें आपने देखा होगा मिंटो ब्रिज पे पानी नहीं भरा था। हमने सारे वाटर लॉगिंग जहाँ पर भी ऐसे स्थान थे सबको चिन्हित किया और उसमें 3 हमने गोल बनाए। एक हमारा शॉर्ट टर्म था, मिड टर्म था, लॉन्ग टर्म था। तो जो शॉर्ट टर्म था, जहाँ पर ज़्यादा समस्या नहीं थी और 1 से 1.5 महीने में काम हो सकता था, हमने उसके ऊपर काम किया। उनमें से एक था मिंटो ब्रिज। तो मिंटो ब्रिज इस बार आतिशी जी ने, आम आदमी पार्टी ने बारिश में कई फोटो दिखाए, मिंटो ब्रिज का नहीं दिखाया। तो जो हमारे शॉर्ट टर्म गोल थे उसके ऊपर में काम चल रहा है और अगले 10 दिन में पूरा हो जाएगा। जो हमारे मिड टर्म है, जो हमको 3 से 4 महीने में करने हैं, वो उसमें समय लगेगा। और जो हमारे लॉन्ग टर्म है, जहाँ पे बड़ी बड़ी ड्रेन डल रही हैं, जहाँ पे ड्रेन पिछले 10 साल से 15 साल से डली नहीं थी, वहाँ पे सड़क थी मगर ड्रेन नहीं थी, इसलिए बारिश में जल भराव होता था। वहाँ पे ड्रेन डलने का काम चल रहा है। जैसे मेरा गांव के सामने मुंडका में, वहाँ का वो फोटो दिखा देते हैं मगर ये नहीं बताते कि 10 साल से उन्होंने वहाँ पे ड्रेन ही नहीं डाली थी। अब वहाँ पे ड्रेन डलने का काम स्टार्ट हुआ, रोड को NHAI को ट्रांसफ़र किया गया, उसमें 1-1.25 साल का समय लगेगा। अगले मॉनसून तक, अगले साल वहाँ पे हमको राहत मिलेगी। अभी वहाँ ड्रेन ही नहीं है तो पानी की निकासी का कोई जगह ही नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी वालों से भी पूछना चाहिए कि आपने 10 साल में ड्रेन क्यों नहीं बनाई। आज कोई 3 महीने में ड्रेन नहीं बन सकती है। 2-2 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर की दोनों साइड में ड्रेनें, और वो बड़ी बड़ी ड्रेनें और अच्छी क्वालिटी की ड्रेन बनने में समय लगेगा। इसलिए आम आदमी पार्टी को ऐसी घिनौनी राजनीति से बाज आना चाहिए और 10 साल उन्होंने क्या किया वो भी सोचना चाहिए और हमने 4 महीने में क्या करके दिखाया, एक बार हमारे साथ में वो भी देखना चाहिए। सर, क्या ये कहना सही होगा कि जो काम जो आप बोल रहे हैं कि मिड टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, एजेंसियों का समन्वय ना होने की वजह से भी दिक्कत हो रही है? मैं नहीं मानता। आज सारी सरकार एक ही है, चाहे MCD है, चाहे दिल्ली सरकार है, चाहे भारत सरकार है। सारे कमिश्नर, सारे सेक्रेटरी, सभी लोग, हमारी जब भी मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री जी मीटिंग करते हैं, मैं मीटिंग करता हूँ, सारे अधिकारी आते हैं, सारे डिपार्टमेंट के आते हैं। कोई भी आदमी काम बोलता है, जनता काम बोलती है। 4 महीने से आपने केवल एक बात नहीं सुनी होगी कि ये मेरा काम नहीं है। सब लोग ये कहते हैं ये मेरा काम है, ये काम मैं करूँगा। हमारे सारे विधायक, मंत्री सभी कहते हैं कि हमारा काम है, हम करेंगे। तो कोई भी दोषारोपण नहीं है, कोई भी ब्लेम गेम नहीं है, सारे काम हम करेंगे, सभी में समन्वय है। ऐसी बेकार की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी को गांधी परिवार से फोबिया है, बोले सुखदेव भगत। कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब से मोदी सरकार आई है, बीजेपी को गांधी, नेहरू और उनके परिवार का डर सता रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि मैंने हाइड्रोफोबिया के बारे में सुना था, लेकिन यह गांधी फोबिया है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिसे लेकर भाजपा ने तुष्टीकरण का आरोप लगाया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुखदेव भगत ने पूछा है कि क्या भाजपा की सबका साथ सबका विकास में मुसलमान शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा हिंदू मुस्लिम एंगल पर फंस जाती है और असली मुद्दों से ध्यान भटकाती है। सफाई भी दी कि जो उनकी अर्बन एरियाज के अंदर ही मुस्लिम पॉपुलेशन है, कई जगह 30% भी है, कई जगह 25 भी है, कई जगह 12 भी है, तो एवरेज हम 12% पे लेके चल रहे हैं। 15% हमने इसलिए दिया है। लेकिन अब बीजेपी हमलावर है, कह रही है, प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है।
गैर असंवैधानिक है और अपनी मुस्लिम अपीजमेंट है। वहीं सीधा संबित पात्रा तो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो संविधान को फाड़ कर उन्होंने अपनी जेब में रख लिया है और कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंडरी चीज है रिलीजियस अपीजमेंट के सामने। और रिलीजियस एंगल जो है हाउसिंग वेलफेयर स्कीम में किया जा रहा है। इस तरीके के लॉन्ग टर्म डिजास्टर जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए कांग्रेस पार्टी करती है। निश्चित रूप से एक बीमारी मैंने सुना कि हाइड्रोफोबिया मैंने बीमारी सुनी थी, लेकिन हाल के दिनों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, एक फैशन सा कह लीजिए, वो गांधी फोबिया कह लीजिए, नेहरू फोबिया कह लीजिए, गांधी फैमिली की फोबिया कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में ये फोबिया फैली हुई है। और उसी का आकलन है। एक तरफ जिस अपीजमेंट पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं, संबित पात्रा जी ने भी जो ट्वीट किया है, जो प्रेस में उन्होंने बातें रखी हैं, मेरे वो सहयोगी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो पूछ लें, मोदी जी से पूछ लें, जिस अपीजमेंट पॉलिसी की बात कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ये क्या है? तब तो विशाल हृदय को मालिक बन जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी जब इन बातों को करती है तो अपीजमेंट पॉलिसी में आ जाती है। एक बात हमें बता दिए, रोटी कपड़ा और मकान, ये बुनियादी चीजें हैं। और निश्चित रूप से क्या ये भारतीय जनता पार्टी बता दे, जब सबका साथ सबका विकास की वो बात मोदी जी करते हैं तो उसमें मुस्लिम इंक्लूड है या नहीं है? अगर मुस्लिम इंक्लूड है तो उनको पूछे ये अपीजमेंट पॉलिसी है या नहीं है। तो आज मैं समझता हूं इतने संकीर्ण मानसिकता के साथ ये देश नहीं चल सकता है। और यही मैं समझता हूं कि लगातार इनका हर चीजों में कोई भी आप पॉलिसी लाएं, उनका एंगल हिंदू मुस्लिम पे जाके टिकती है। तो एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा आज आपके माध्यम से, मुझे बड़ा दुख होता है, हम चांद की बात करते हैं, हम मंगल ग्रह की बात करते हैं, और इस आज 21वीं सदी का हम ये पे हैं, अंतिम पायदान पे हैं। तो आपको नहीं लगता आज भी हम धर्म और ये, तो एक कविता मैं कहना चाहूंगा सिद्धार्थ जी, झड़ गई पूंछ रोमान झड़े पुस्ता का झड़ना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर गया मन अभी संवरना बाकी है। हम कहते हैं हम इतने एडवांस हो गए, आज भी वो पाश्चात्य प्रवृत्ति जिसे कहते हैं कहीं न कहीं मन में आज भी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यह राजनीति से प्रेरित मामला है, बोले सिसोदिया। दिल्ली के कथित क्लासरूम निर्माण घोटाले में आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सामने पेश होने जा रहे हैं। पेशे से पहले सिसोदिया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि यह पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सिर्फ फर्जी एफआईआर दर्ज कराती है और फिर मामले को लंबे समय तक खींचती रहती है। सिसोदिया ने कहा है कि मैं आज एसीबी के सामने अपनी सारी बातें रखूंगा, यह पूरी तरह से झूठा मामला है, इससे कुछ भी निकलने वाला नहीं है। आप पार्टी का दावा है कि यह कार्रवाई भाजपा द्वारा राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। दिल्ली में शानदार स्कूल बने, शानदार पढ़ाई हुई, दिल्ली में शिक्षा में बहुत शानदार काम हुआ, ये सारा देश जानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति से प्रेरित होकर अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इसमें एफआईआर करवाती है। और फिर आज मुझे एसीबी ने बुलाया है, मैं सारी बातें रखूंगा एसीबी के सामने। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मामला है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके पिछले 10 साल में हमारे एक एक नेता की पूरी जिंदगी खंगाल डाली, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं है। केवल और केवल फर्जी एफआईआर करते हैं और फर्जी एफआईआर में फिर केस चलता रहता है। होना इसमें भी यही है, कहीं कुछ निकलेगा नहीं। इस केस के बारे में एक चीज़ और मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि मनोज तिवारी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने मेरे ऊपर ये आरोप लगाया था, और जब मैंने उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा किया तो वो जमानत लेके अभी जमानत में बचे हुए हैं। तो इसमें तो मनोज तिवारी जी भी बचे हुए भाग रहे हैं इस आरोप से। इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से झूठा केस है। लेकिन मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्यों रहे हैं ये सब। अभी समझ में आता है कि दिल्ली की जनता ने इनको मैंडेट दिया कि दिल्ली के लोगों के लिए काम करो। काम तो करना बीजेपी वालों को आता नहीं है, ना इनको स्कूल आता है, ना अस्पताल आता है, ना मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते, ना इनको सड़कें ठीक करनी आती, ना बिजली ठीक करनी आती, ना पानी ठीक करना आता, ना बारिश का मैनेजमेंट करना आता। अब देखो पिछले एक बारिश में पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो गया है, चारों तरफ दिल्ली बेहाल हो गई है, सड़क टूटी पड़ी है, पावर कट लग रहे हैं पूरी दिल्ली में, प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट मचा रखी है। इवन बीजेपी के कट्टर समर्थक भी रो रहे हैं कि उनको भी प्राइवेट स्कूल वाले लूट रहे हैं।
वैसे में भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान भटकाने के लिए कि इनसे काम तो हो नहीं रहा, इस तरह के फर्जी केस करते हैं, एफआईआर खेलते हैं, निकलेगा कभी कुछ नहीं, क्योंकि पहले भी कुछ नहीं निकला था। फर्जी केस करते हैं तो निकलेगा इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन जनता का मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केस करते हैं। और आपके सम्मान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि तो पंजाब से केजरीवाल को जाना पड़ेगा, आपको चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना, पूरी दिल्ली में ना बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को समझ में आ रहा है कि उनकी सरकार क्या करने वाली है, दिल्ली में क्या कर रही है। इनके कार्यकर्ता भी प्राइवेट स्कूल के हाथों लुट रहे हैं, इनके कार्यकर्ता बीजेपी के कट्टर समर्थक भी ट्वीट कर रहे हैं कि पावर कट से बुरा हाल है, सड़कों का बुरा हाल हो गया दिल्ली में, एक बारिश में पूरी दिल्ली बेहाल हो गई। और ये केजरीवाल को गाली देने में बिजी है, ये एफआईआर कराने में बिजी है, तो उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, केवल फर्जी एफआईआर करनी आती है। पिछले संबंध में आप नहीं गए, आरोप ये लग रहा है कि आपके बहुत चीज छिपा रहे हैं आप, इसलिए नहीं गए। ये एफआईआर खेलते रहे, मैं तो काम करता हूँ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए सरकार के 11 साल पूरे दिल्ली में प्रदर्शनी आयोजित। दिल्ली में आज केंद्रीय प्रदर्शनी स्थल पर एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने प्रदर्शनी का दौरा किया और लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वर्मा ने कहा है कि मैं पीएम मोदी और उनकी सरकार को 11 साल पूरे करने पर बधाई देता हूँ। सारी उपलब्धियां देश के सामने हैं, विकास, सुरक्षा और सुशासन हर क्षेत्र में दिख रहा है। प्रवेश वर्मा ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार ने भी अपने 100 दिन पूरे कर लिए और अब राजधानी की स्थिति सुधारने के लिए अच्छी गति से काम किया जा रहा है। पुराना परिचय है। आज मैं सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूं कि हमारी मोदी सरकार के 11 सफल वर्ष पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो डंका बचा है, ये आप सभी कार्यकर्ताओं की बदौलत है। भारत माता की जय। 2014 के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं ने ये अपने सर पर बीड़ा उठाया था और 2019 में फिर 2024 में 3 बार आपने मोदी सरकार बनाई। ये जो मैं देख रहे हैं और आप सभी देख रहे होंगे, जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर हैं। हर कार्यकर्ता को एक एक उपलब्धि के बारे में मालूम होना चाहिए, चाहे वो मंडल की बैठक करे, चाहे आरडब्ल्यूए की बैठक करे, सोसाइटी की बैठक करे, कहीं पर चाय पे चर्चा हो तो वहाँ पे ये सारी योजनाओं उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए। हर कार्यकर्ता को कम से कम 20 योजनाओं के बारे में मालूम होना चाहिए, उनके नाम याद रहने चाहिए। और उसी के साथ ही अभी आपने ये भी देखा कि दिल्ली सरकार में पीछे हमने 100 दिन का कार्यक्रम किया था। 100 दिन में ही दिल्ली में चाहे सड़कें हों और जो 20-20 साल से नाले नालियां साफ नहीं हुए थे, वो सबको बहुत ही तेजी से साफ होने का काम चल रहा है। दिल्ली को मूलभूत सुविधाएं देना, गर्मी के समय में पानी की किल्लत और मानसून में पानी का जल भराव, ये दिल्ली के लोग पीछे कई वर्षों से देखते आए हैं। मगर आने वाले समय में हम इसको इतिहास बनाएंगे और सारी दिल्ली की नालियां, सारी पाइपलाइन, सारी सड़कें, सारे टूटे हुए जो भी कुछ है, ये सभी काम आपको बहुत जल्दी दिखाई देंगे। हमने सारा प्लान, सारा पैसा सैंक्शन, टेंडर, काम बहुत ही तेज गति से चल रहे हैं। तो अभी एक हमारी मीटिंग है, मेरे को 10:30 बजे पहुंचना था, मैं थोड़ा लेट हुआ। बस मैं ज़्यादा समय आपके बीच में नहीं रहूँगा और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे नई दिल्ली विधानसभा के कार्यकर्ता ज़्यादा संख्या में आज यहाँ पे
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उड़ान के दौरान इंडिगो की फ्लाइट में आए खराबी, विमान में थे 68 यात्री। देश में विमान में तकनीकी खराबियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे विमान से यात्रा करने वाले लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद विमानों के संचालन में बड़ी ही सावधानी बरती जा रही है। बीते कुछ दिनों से कई विमानों को तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। चेन्नई से मदुरै जा रहे इंडिगो विमान कंपनी के विमान में शुक्रवार को उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद उसे वापस अपने गंतव्य लौटना पड़ा। इस घटना की जानकारी हवाई अड्डा अधिकारियों की तरफ से दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि करीब आधे घंटे की उड़ान के बाद पायलट को गड़बड़ी का पता चला और उसने चेन्नई वापस आने की अनुमति मांगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिक्किम नाथुला से फिर शुरू हुई कैलाश मानसरोवर यात्रा। सिक्किम करीब 5 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने नाथू लादरे से तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा है कि यह मेरा सौभाग्य है कि 5 साल बाद मुझे किसी पवित्र यात्रा को हरी झंडी दिखाने का मौका मिला है। केंद्र सरकार चाहती थी कि मानसरोवर यात्रा जल्द ही से जल्द फिर से शुरू हो। राज्यपाल ने बताया कि यह यात्रा अगस्त तक जारी रहेगी और सभी श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की भी सलाह दी जाती। ये सौभाग्य है कि 5 वर्षों के बाद ऐसी पवित्र यात्रा का प्रथम टीम में आपको जाने का और हमको आपको रवाना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पिछले काफी समय से केंद्र की सरकार ये चाहती थी कि हमारी मानसरोवर की यात्रा कितना जल्दी शुरू हो। कई प्रकार के व्यवधानों को टालते हुए और इस समय जो पूरे दुनिया का वायुमंडल है उसको भी ध्यान में रखते हुए बराबर आग्रह बना रहा। और मैं एक बार पुनः आपको आशीर्वाद भी दूंगा बड़ा होने के नाते और धन्यवाद दूंगा कि आप सबका सौभाग्य इस पहले दौर में 10 टीम जाएगी यहां से, लेकिन पहली टीम में आपको जाने का सौभाग्य मिला है। आज स्वस्थ रहे। बाबा भोलेनाथ के प्रति आपका आकर्षण मुझे लगता है कि आखिर मानसरोवर की यात्रा का सोचना ही एक कल्पना से विपरीत होता है, लेकिन आप सब लोगों ने मन में एक दृढ़ इच्छा से ये निर्णय लिया होगा और ये एक पूरा हिंदुस्तान जा रहा है, एक प्रदेश नहीं जा रहा है। तो सारे लोग के और हमारा तो कर्तव्य बनता है
जब मुझे लगा कि मुझे इनको रवाना करने के लिए जाना चाहिए, मेरे मन की भी इच्छा थी, मैंने सिक्किम सरकार को भी कहा कि भाई मैं एक बार जाना चाहता हूं, पहले दौर को मैं रवाना करके आऊं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैं इसको अपना सौभाग्य मानता हूं कि जितना पुण्य आप वहां प्राप्त करके आओगे, निश्चित रूप से थोड़ा पुण्य हम सब इस पूरी टीम को भी मिलेगा। और ये यात्रा निरंतर चालू रहेगी, लगातार चालू रहेगी, अगस्त तक चालू रहेगी है। और आप सब अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। आपके साथ हमारे 2 आईटीबीटी के अधिकारी भी साथ जा रहे हैं और सारी व्यवस्था पूरी यहां तक भी। और वैसे भी देखिए, सिक्किम प्रदेश मुझे साल भर होने जा रहा है। सिक्किम प्रदेश तो अतिथि को देवो मानता है। मैं 7 वर्ष से इतने टूरिस्ट होते, 8 लाख आबादी है, लगभग 12 लाख से ज्यादा है टूरिस्ट आते, 14 लाख, लेकिन आज तक मुझे किसी टूरिस्ट की कंप्लेंट सुनाई नहीं थी। और इसी तरह हमारे जो आर्मी के जवान और अधिकारी हैं, वो भी यहाँ इतनी सेवा करते हैं। अगर आप रूटीन देखोगे तो यहाँ अगर ऊपर चढ़ के देखोगे 2 मील तक आपको गाड़ियां दिखी। एवरेज 4000 व्हीकल, 4000 व्हीकल पर डे यहाँ आते हैं और पूरी चिंता हमारे आर्मी के जवान करते हैं। और ये जो रोड बनाया है, ये बीआरओ की कल्पना है, इसलिए आप चिंता मत करें। अब भारत वो पुराना भारत नहीं है, अब भारत पुनः विश्व गुरु की ओर बढ़ा है और आप भगवान से पूरा आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम बम 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 बम, हर हर भारत माता की जय। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जले हुए शवों की पहचान के लिए डीएनए जांच प्रक्रिया शुरू। जले हुए शवों की पहचान करना हमेशा एक जटिल और संवेदनशीलता प्रक्रिया होती है। ऐसे मामलों में डीएनए परीक्षण की एकमात्र वैज्ञानिक तरीका होता है जिससे शव की शिनाख्त की जा सकती है। इस प्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं को समझाते हुए आईसीएमआर सीआरएमएच चंद्रपुर के वरिष्ठ तकनीशियन अमोल मूल ने बताया है कि ऐसे मामलों में जहां शव बुरी तरह जल चुके होते हैं, वहां त्वचा या ऊतक के बजाय हड्डियों से डीएनए का नमूना लिया जाता है। उन्होंने आगे बताया है कि पूरी डीएनए जांच प्रक्रिया में करीब 6 से 7 घंटे का समय लगता है। प्रक्रिया अत्यंत सावधानी और प्रयोगशाला स्तर की सटीकता के साथ की जाती है। डॉक्टर अनमोल मूल, ये बताइए कि जो ये एयर क्रैश का मामला सामने आया है अहमदाबाद में, इसमें बॉडीज जो है पूरी तरह से बर्न हो गई है। ऐसे में डीएनए टेस्टिंग कैसे की जाती है? आपने देखा होगा कि वहाँ पर पूरा डीएनए की टोटली बॉडी बर्न हुई है, तो उसमें कैसे कि उनके बोन रहते हैं, तो बोन को उसके ये लेके सैंपल लेके बोन से वो डीएनए निकाला जाता है। फिर डीएनए से निकाल के फिर बाद में उसको मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करके और परिवार का सैंपल लेके दोनों का वो डीएनए मैचिंग किया जाता है। और उसके मैचिंग का अगर दोनों का मैच हो जाता है डीएनए, तो कंफर्मेशन हो जाता है कि वो परिवार से वो डीएनए मिला वाली बॉडी होती है। सिर्फ बोन से ही कर सकते हैं इस केस में? हेयर वगैरह है, लेकिन वो तो पूरा बर्न हो चुका है। आपके पास उसमें बचा के सिर्फ बोन ही बचते हैं। एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी अपन जलाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि सिर्फ बोन बचता है, बाकी कुछ मिलता नहीं है। तो बोन से अपन डीएनए निकाल सकते हैं। बोन से डीएनए निकाल के और इधर जो फैमिली मेंबर है उनके ब्लड सैंपल लेते हैं, वो दोनों के डीएनए मैच किया जाता है। और लगभग इसमें कितना समय लगता है? इसको अभी बोला जाए तो डीएनए निकालने के 2 to 3 आवर्स लगता है, बाद में मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करने को 2 to 3 आवर्स, ऐसा यानी 6-7 आवर्स में कम्प्लीटली हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे इंसिडेंट हुआ तो उसके 32 आवर्स में उसे 30 या 40% की आपको डीएनए का मैचिंग को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इतिहास बन रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा पर बोले पर्यटन मंत्री। करीब 5 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत हो रही है। इस ऐतिहासिक मौके पर सिक्किम के पर्यटन मंत्री टीटी भूटिया ने कहा है कि यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि सिक्किम पर्यटन के लिए एक नया अवसर भी है।
मंत्री भूटिया ने कहा है कि 5 साल बाद इतिहास बन रहा है कि पूरे भारत से श्रद्धालु यहां आ रहे हैं और मानसरोवर यात्रा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। कोविड-19 के कारण यह यात्रा कई वर्षों तक बंद रही थी, लेकिन अब फिर से इसका शुभारंभ हो रहा। उन्होंने बताया कि पहला जत्था आज रवाना हो चुका है, दूसरा जत्था तैयार हो रहा है, जिससे आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है। एकदम सादा नमस्कार। विशेष करके आज हम लोग यहाँ पे नाथुला, सिक्किम का नाथुला चाइना बॉर्डर में हम लोग यहाँ सब खड़े हैं। आज एक 5 साल के बाद एक ऐतिहासिक क्षण होने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा भारत का सभी कोने से भक्तजन और श्रद्धालु जो मानसरोवर और ये मानसरोवर के लिए रेडी होके आज यहाँ से फर्स्ट बैच सिक्किम का नाथुला गेट से रवाना होने जा रहा है। इसीलिए ये क्षण के लिए अभी हम लोग हमारा सिक्किम का सम्माननीय गवर्नर साहब को हम वेट कर रहे हैं। वो गवर्नर साहब अभी कुछ ही क्षण में यहाँ पे वहाँ का अराइवल हो गया और जितना भी हम लोग का यात्री और डिपोटीज है उन लोग को फ्लैग ऑफ करके यहाँ से रवाना होंगे। इसमें बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो मानसरोवर और कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद था, इसमें बीच में काफी मतलब कोविड का वजह से और दूसरा वजह से ये हो नहीं सका था। लेकिन आज फर्स्ट बैच आज से शुरू हो रहा है। कम से कम ये बैच खत्म करके फिर दूसरा बैच रेडी होके आ रहे हैं। ये जो कैलाश मानसरोवर यात्रा बोलने से मतलब सिक्किम का नाथुला का एक मतलब प्रसिद्ध जगह का भी एक पब्लिसिटी होगा और ये जो डेस्टिनेशन का एक मतलब सभी मतलब जितना भी भक्तजन श्रद्धालु छोड़ के और जितना भी मतलब टूरिस्ट है पर्यटन जो आएंगे वो लोग को भी पता चलेगा कि नाथुला कैसा जगह पे है, कहाँ पे है, ये चाइना बॉर्डर है बोल के। ये मतलब अवेयरनेस सभी को मिलने से क्या होता है कि सिक्किम टूरिज्म को एक फेक वैल्यू एडिशन होगा। इसीलिए मतलब हम लोग जितना भी है टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट द्वारा जितना हो सके हम लोग ये यात्रा को एकदम सफल करने के लिए और जितना भी और भक्तजन और श्रद्धालु ये यात्रा के लिए आना चाहते हैं वो लोग को भी हम लोग एकदम सिक्किम सरकार की तरफ से एकदम हार्दिक इन लोग को एकदम हम लोग स्वागत करना चाहते हैं। और जितना भी हम लोग मतलब हम लोग का तरफ से क्या क्या करना चाहिए ये यात्रा सफल करने के लिए, ये एकदम हम लोग सब मतलब एकोमोडेशन से लेके जितना भी हम लोग लॉजिस्टिक जितना भी सपोर्ट क्या क्या करना चाहिए इसको एकदम हम लोग सब रेडी करके मतलब यहाँ हम लोग की तरफ से किसी भी मतलब शॉर्टफॉल ना हो, कहीं मतलब सर्विस में कोई लीकेज ना हो, ये समझ के हम लोग एकदम सिक्किम टूरिज्म एंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट एकदम हम लोग इसमें पूरा कोशिश कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डब्ल्यूबी सरकार की ओबीसी आरक्षण अधिसूचना पर हाई कोर्ट की रोक। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी अधिसूचना पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक के बाद राज्य में राजनीतिक और सामाजिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच 2016 शिक्षक भर्ती घोटाले से प्रभावित योग्य उम्मीदवारों ने सरकार की नई राहत योजना को अधिवक्ता फिरदौस समीप जो पीड़ित अभ्यर्थियों की ओर से आवाज उठा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के उन कर्मचारियों को क्रमशः 20,000 और 25,000 रुपए देने की योजना बनाई है जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन यह हमारे लिए अस्वीकार है क्योंकि हम योग्य उम्मीदवार पिछले 9 वर्षों से वंचित हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी जी 45 लाख रुपए देंगे, बजाओ ताली। कांग्रेस ने सरकार पर क्यों कसा है तंज। स्विस बैंक में भारतीयों के पैसे में बढ़त दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा भारतीयों का पैसा साल 2024 में 3 गुना से अधिक होकर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गया है। स्विस बैंक में बढ़े भारतीयों के पैसे को लेकर ही अब कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पीएम मोदी की एक पुरानी वीडियो शेयर की। इस वीडियो में पीएम मोदी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए।
यह काला धन वापस आना चाहिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया ने पीएम मोदी की 2014 में दिए गए इस बयान को लेकर ही अब पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी जी कहते थे कि स्विस बैंक से पैसे लाकर सबको 15 लाख रुपए देंगे। अब 2024 में स्विस बैंक में जमा भारतीयों का पैसा तिगुना बढ़ गया। अब 15 लाख नहीं 45 लाख रुपए देंगे। बजाओ ताली। चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उसने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। कितने रुपये? वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक की बात की खबरें मेरे सहयोगी शिवा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं